हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन बी लेकर आए हैं बच्चों। जैसा कि सीबीएसई ने सेक्शंस बनाए हैं, आप लोग जानते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मार्किंग स्कीम बेशक वन है, लेकिन धीरे धीरे जो लेवल है वो थोड़ा सा जो है टफ होता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे सेक्शंस हैं। बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको चॉइस दी गई है, एक्सटर्नल चॉइस दी गई है, यानी आपको आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सेक्शन बी में से भी 16 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो बहुत ही जो समझदारी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन चूज करने हैं, जो आपको लगे कि यार इसमें लेंथ ज्यादा है, या आप देख के क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि यार इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसको ड्रॉप करके पहले आगे क्वेश्चन जो आपको लगता है फटाफट हो सकते हैं, राइट, जो लगता है कि यार एक बार देखा और लगता है कि 1 मार्क्स में आप कर सकते हो, पहले सबसे पहले उनको निपटा लो। फिर सेकंड नंबर पे उन क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा ध्यान दो जो आपको लगता है कि अब थोड़ा कम समय लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनको आपको ड्रॉप आउट करना है। ये आपको स्मार्ट जो है डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके पास 20 क्वेश्चन हैं बच्चों, 1 मार्क्स की वेटेज है हर क्वेश्चन की, और आपको 16 क्वेश्चन करने, यानी 4 क्वेश्चन आप इसमें से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी भी हम पूरा सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहले हमने सेक्शन ए करके दिखाया, अब सेक्शन बी, बिकॉज सारा पेपर एक साथ सॉल्व करने में कई बार बच्चे बहुत ज्यादा बोर फील करते हैं, तो हम लोग उसको सेक्शन वाइज ही समझा रहे हैं। और लेवल बी है, देखिए सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे दैट वुड बी इजी, राइट। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है और लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, यानी मार्किंग स्कीम बेशक 1 है, लेकिन ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं कई और कई क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। तो आपको चूज करना है स्मार्टली कि कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए जिससे हमारा टाइम भी बचे, क्योंकि आपको 90 मिनट दिए गए हैं पूरे पेपर के लिए, तो उस हिसाब से आपको स्मार्ट एडजस्टमेंट जरूर सीखनी है, राइट। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत इजी है, आप इसे फटाफट से माइंड में सोच सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें 21 की सेक्शन बी में, इसमें दे रखा है कि फंक्शन जो है वो R2R है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी आप x की वैल्यू रियल नंबर पुट कर सकते हैं और जो y का आंसर है वो भी रियल नंबर आ सकता है, यही मतलब होता है। अब आपके पास fx का मतलब क्या होता है? fx का मतलब होता है y, और x का मतलब होता है आपके पास डोमेन, राइट। तो डोमेन के लिए भी उसने बोला रियल नंबर हो सकते हैं, और जो आपके पास आंसर है वो भी रियल नंबर में से आ सकता है। अब आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो ऑप्शन को देखकर समझ में आ गया है कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लो कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो देखिए आप अपने आराम से अपना काम करना शुरू कर दीजिए फटाफट से। देखिए अगर हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का क्यूब 1 आ रहा है, अगर हम इसमें -1 पुट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है, अगर हम इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, -2 पुट कर रहे हैं तो -8 आ रहा है। कई लोग माइंड में भी इस चीज को इमेजिन कर लेंगे कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू यूनिक रख रहे हैं तो हमारा आंसर भी हर बार डिफरेंट आ रहा है। अब देखिए 1 के साथ 1 ज्वाइन है, -1 के साथ -1 आया है, 0 के साथ 0 आया है, 2 के साथ 8 आया है, और -2 के साथ -8 आया है। यानी हर बार जब आप डोमेन रख रहे हैं तो आपके पास जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी 1 1 तो ये पक्का है, यानी वो ऑप्शन आप काट सकते हैं जिसमें लिखा है कि 1 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी आप काट सकते हैं क्योंकि 1 1 तो है, और ऑप्शन बी काट सकते हैं। अब हमें चेक करना है ए और डी में से, तो उसके लिए भी हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा। चलो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है, जैसे कि आप लोग अगर हमारा डिरिवेशन फंक्शन वाली आपने एक्सरसाइज देखी है तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि हम एरो डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये जो डोमेन वाला सेट है रियल नंबर, और कोडोमेन सेट वाला भी रियल नंबर है। अगर आपके पास पूरा कोडोमेन रियल नंबर, पूरा कोडोमेन रेंज बन जाता है, तभी ऑन टू फंक्शन होता है। तो मुझे तो ऐसा दिख ही रहा है कि जो आंसर है वो 1 पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, और अगर आप x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो आंसर जो है 1/8 भी आ जाएगा, रूट में रखेंगे तो रूट में भी आंसर आ जाएगा। यानी जो रेंज है उसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है, रूट में भी आ रहा है, तो सब कुछ ही आ रहा है भाई। तो इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो वहां पर 2 मेथड्स हैं, एक जो एनसीईआरटी ने मेंशन करा है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, और दूसरा तरीका है जिसमें मैंने आपको ओरली समझाया था, तो वहां पर आपके लिए वो बहुत काम आने वाला है ना। तो यहाँ पर जिन लोगों को वो ओरल मेथड आता है जिसमें हम 1 1 और 2 चेक कर लेते थे एरो डायग्राम से, तो वहां पर उनके लिए बेनिफिशियल हो गया 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लेंथी है, 1 मार्क्स में कई बार बच्चों को लगता है कि मैम ये 1 मार्क्स में क्यों दे दिया गया है, बट स्टिल देखिए आपकी प्रैक्टिस बहुत तेज होनी चाहिए इन चीजों में। तो आपको हम बताते जाएंगे कौन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको चूज करने, तो 21 तो आपको डेफिनेटली चूज करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इजी था और जल्दी से आप माइंड में सोच सकते हैं, क्योंकि हम लिख कर दिखा रहे थे तो हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एज एन स्टूडेंट पेपर में करेंगे तो आप फटाफट से पहचान सकते हैं कि 1 1 और 2 है या नहीं, अगर आपने एरो डायग्राम वाला मेथड हमारा समझा है तो। राइट, चलिए अब यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पेरीमेट्रिक फॉर्म है ये, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो सॉल्व करे बिना तो आप माइंड में इसे नहीं कर सकते, तो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर निकालते हैं dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा। इसके अलावा देखिए हमने अपनी शॉर्टकट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम काफी चीजों की शॉर्टकट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इससे पहले हमने शॉर्टकट के बारे में नहीं सोचा था, जब एमसीक्यूज की बात आई तो हमें पता है कि 1 मार्क्स है और टाइम कम लगाना है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं उन शॉर्टकट सीरीज को, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। तो ए एज इट इज, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा। राइट, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और वो कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये अपॉन में b सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में a सीकेंड थीटा टेन थीटा। थोड़ी स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, यानी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मत प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ सब्जेक्टिव ही दिए गए हैं और उन पे आपको मार्किंग थोड़ी सी कम कर दी गई है। हाँ, थोड़े सिंपल वाले सब्जेक्टिव दिए गए, बस यही फर्क है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीकेंड थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा, ए एज इट इज, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं b बाई ए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसिकेंड थीटा। अब हमें जो नेक्स्ट चीज करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है बच्चों, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। राइट, तो चलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। हाँ जी, देखिए सेकंड डेरिवेटिव लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, इससे पहले जो हमने लिया था वो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था। राइट, तो b बाई ए एज इट इज, कॉसिकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंड थीटा कॉट थीटा, लेकिन क्योंकि x की जगह थीटा नहीं लिया, वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव अगेन डी थीटा बाई डी एक्स, और हमारे पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू है ना a सीकेंड थीटा टेन थीटा, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। राइट, कॉसिकेंड थीटा कॉट थीटा इनटू में 1 अपॉन, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका, a सीकेंड थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि थीटा की जो वैल्यू आपने रखनी है वो रखनी है हम लोगों ने पाई बाय 6, तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं पाई बाय 6। ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, तो फटाफट से यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमें पाई बाय थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 पे निकालना। और अब तो आपके पास जो है सब्जेक्टिव टाइप है, तो आप चाहें तो पाई बाय 6 को 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को रेडियन में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है एंगल को, डिग्री में वो जल्दी से समझ जाते हैं। तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं, इट्स माइनस बी बाई ए, कॉस की वैल्यू आपके पास कॉस सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी दिस, ये आ गया आपके पास √3, 1 अपॉन सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन √3 एंड दिस इज 1 अपॉन √3। क्लियर, अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। राइट, ये आ गया माइनस बी बाई ए, ये √3 एज इट इज, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, √3 इंटू √3 कितना होगा 3 अपॉन में ए, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया माइनस 3√3 बी अपॉन में ए स्क्वायर। तो इट टेक्स अ टाइम नो डाउट, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, 3√3 माइनस 3√3। राइट, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है ऑप्शन ए, जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, माइनस 3√3 बी अपॉन में ए स्क्वायर। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, गो फॉर इट, ये बहुत इजी है। इसमें आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है और आपको बताना है किस पर मिनिमम है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, शेडेड एरिया तो आपको दे ही रखा है, तो फटाफट से आपने क्या करना है, ये कॉर्नर पॉइंट जेड के अंदर सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लीजिए, 0,0 है हमारे पास। राइट, और क्या है हमारे पास 5,0, ये है 6,5 एंड 6,8, 4,10 एंड 0,8। और फटाफट से इसे z में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वैल्यूज निकाल लीजिए। ये तो खैर 0 आ जाएगा आपके पास,
ये कितना आ जाएगा आपके पास 10, ये आप करेंगे 12 माइनस 15, ये आ गया -3, ये आ गया 12 माइनस 24, एक्स की जगह क्या रखेंगे 6 और वाई की जगह 8 रखेंगे, तो 12 माइनस 24, ये आ गया -12, ये आ गया आपके पास -22 और ये आ गया -24। हमें क्या चेक करना है, मिनिमम। मिनिमम होता है इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, तो मिनिमम आपके पास वैल्यू अगर पूछी जाए तो ये, और मिनिमम पॉइंट अगर पूछा जाए तो ये। तो आपसे यहाँ मिनिमम पॉइंट ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो आप 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन के लिए जरूर जा सकते हैं। हाँ जी डियर, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए भी आप जा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोगों का, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन देखिए इनवर्स ट्रिगो, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बोल रहे थे कि प्लीज इनवर्स ट्रिगो वाला चैप्टर पूरा करिए, और होपफुली जब सीबीएसई सिलेबस कट आया उससे पहले आप कर भी चुके थे। तो देखिए आप इस तरीके से आप देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आपके पास बहुत यूज हो रहा है, तो आपको यही एडवाइसेबल है कि आप पूरा जो है इनवर्स ट्रिगो का चैप्टर करिए। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, और मैंने बता भी रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने ले लिया u, इट्स नथिंग बट पेरीमेट्रिक फॉर्म, इसको हमने ले लिया u, और इधर इसको हमने ले लिया v। अब हमें क्या बोला गया है, इसका डेरिवेटिव लो इसके रिस्पेक्ट में, यानी बेसिकली u का डेरिवेटिव लेना है v के रिस्पेक्ट में, तो हमें du by dv निकालना है, लेकिन वो भी नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या करेंगे, du by dx निकालेंगे, dv by dx निकालेंगे, राइट, यानी पेरीमेट्रिक फॉर्म में यही होता है। अब जब भी मुझे इनवर्स ट्रिगो दिखती है और मुझे लगता है कि यार ये इजी नहीं है इसका डेरिवेटिव लेना, क्योंकि अब देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तब हमेशा इनवर्स ट्रिगो की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हेल्प होती है उसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम x को कुछ पुट करेंगे, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इन जनरल हम साइन थीटा या कॉस थीटा वहां पर पुट करके कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब दोनों में से कुछ भी पुट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दिया, राइट, तो यहाँ पर हमने पुट करा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी हम सिर्फ इनवर्स ट्रिगो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ गया आपके पास कॉस थीटा। हाँ जी, अब ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, ये आ गया आपके पास साइन 2 थीटा। ना इनवर्स से ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 थीटा। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट करा था, साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। नाउ अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए du बाई dx, क्योंकि u डिपेंड कर रहा है x पर। अब देखिए कितना आसान है, इसका डेरिवेटिव 2 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, du बाई dx। अभी हमें एक और चीज निकालनी है, दैट इज dv बाई dx। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं dv बाई dx। तो v कितना है, साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव आपके पास ही हो गया। हमें क्या निकालना था, du बाई dv। तो क्या करेंगे हम, du बाई dx अपॉन dv बाई dx, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 2 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कट गया और हमारा आंसर आ गया 2, राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। दो क्वेश्चंस दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या तो आप ए इनवर्स निकाल के चेक कर लीजिए कि क्या आ रहा है, बी इनवर्स निकाल के चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, दैट वुड बी लेंदी। और हमने एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक वीडियोस में बताया है, लेकिन उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर ए इंटू बी भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए ए इंटू बी कर लेते हैं मैट्रिक्स को। ये आपके पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए इंटू बी, एक मिनट। ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, और ये हमारे पास 2 -4 2 2 2 -1 -4 4 5। तो चलिए फटाफट से ए इंटू बी ट्राई करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ए इंटू बी, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 2 + 4 + 0, राइट। 2 1 2 + 4 और ये 0। देन इस रो को इससे करें मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 2 -2 + 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास आ रहा है -4 + 4 + 0, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 -12 + 8। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करिए, 2 2 4 आ गया, 3 2 6 आ गया, 4 को -1 से करेंगे -4 आ गया, राइट। चलिए फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास -8, ये आ जाएगा आपके पास -12 + 20।
राइट। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, आएगा 0 माइनस 4 प्लस 4, राइट। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, आएगा 0 प्लस 2 माइनस 2। देन थर्ड रो को इससे करेंगे, ये आएगा 0 माइनस 4 प्लस 10। चलिए अब सिंप्लीफाई कर कर ये आ रहा है हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। दैट मीन्स हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ गया? अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 इंटू वाई, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर 6 आ जाए तो वो 6 मैट्रिक्स होगी, तो उसे 6 आई लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इसकी मदद से आप इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है वो पता कर सकते हैं, राइट। एक तो जिसमें 6 नहीं है आप उसे कट कर दीजिए। सबसे पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो कट हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखिए, अगर हमने ए इनवर्स निकालना है तो बी को यहीं रखेंगे और ये ए वहां चला जाएगा, है ना। ए वहां चला गया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। वैसे ए वहां जाता नहीं है, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, जो लॉजिकली करेक्ट है, पर फटाफट से समझने के लिए काफी है। ए वहां चला जाएगा तो आई अपॉन ए इज नथिंग बट ए इनवर्स। तो ये हो गया 6 इंटू ए इनवर्स। तो ये 6 यहाँ आ जाएगा 1/6 बी इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 बी? नहीं है ये ऑप्शन। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके पास कट गया। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि पहले से ही ऑप्शन कट चुके थे। बट स्टिल ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम बी इनवर्स निकालते हैं, यानी ए को यही रखिए, ये बी वहां चला जाए, आई अपॉन बी कितना हो जाएगा? बी इनवर्स। 6 यहाँ रहेगा, राइट। अब ये 6 जो है इसके अपॉन में चला गया, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 आई ए। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है, राइट। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 मार्क्स में इसमें आपको फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, तो आप पहले नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 6x² माइनस 6x माइनस 36, राइट। अब आपने क्या करना होता है? f' को 0 के इक्वल रखना होता है, बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा f' को सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने 6 देखा, 6 बड़े आराम से कॉमन आ रहा था, फिर ये क्वाड्रेटिक बन रही थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली थी, राइट। x माइनस 3 x प्लस 2। अब हमने f' को 0 के इक्वल रखा, तो 6 तो कांस्टेंट है, वहां जाके 0 हो गया। x की वैल्यू एक 3 आ गई, एक -2 आ गई। फिर हम क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में नंबर लाइन में ये -2 और 3। अब आपके पास 3 इंटरवल है, एक माइनस इन्फिनिटी टू -2, -2 टू -3 और 3 टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है? माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, -7, उसे f' में रखो। अगर हम यहाँ -5 रखते हैं, है ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अल्टीमेट f' है वो क्या आ रहा है आपके पास? पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप वो सारे ऑप्शंस काट सकते हैं जहां पर ये डिक्रीजिंग लिखा हो, माइनस इन्फिनिटी से -2। अगर आपके पास डिक्रीजिंग लिखा हो तो आप काट सकते हैं, तो ऑप्शन डी हम काट सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए क्योंकि उसमें लिखा है कि -2 से -इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, -2 से -3। अब -2 से -3 के बीच में कोई भी नंबर रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 0 रख लेते हैं। अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कहीं पर भी अगर लिखा है -2 से 3 पर इंक्रीजिंग है तो वो आप काट सकते हैं। -2 से 3 पर अगर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो वो आप काट सकते हैं, राइट। चलिए अब 3 से इन्फिनिटी पर आते हैं। 3 से इन्फिनिटी में से कोई भी वैल्यू 5 6 7 कोई भी नंबर आप इसमें पुट करिए, किसमें? हमेशा याद रखिए f' में। अब हम यहाँ पर पुट करें 5 7, कोई भी वैल्यूज पुट करके देखिए 3 से इन्फिनिटी के बीच में, 5 7 8 कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर 3 से इन्फिनिटी के बीच में आएंगे, 5 7 पुट करेंगे तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने f' को देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसने कहा माइनस इन्फिनिटी से -2 पे इंक्रीजिंग है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन -2 से इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग थोड़ा आना है, तो ये ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, बिकॉज -2 से 3 पर डिक्रीजिंग। अच्छा, ऑप्शन सी भी एक बार चेक करना जरूरी है। माइनस इन्फिनिटी से 3 पर, माइनस इन्फिनिटी से 3 पर बिल्कुल गलत, कि पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ध्यान भी देना है। देखिए, इनवर्स ट्रिगो का फिर से आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर बेस्ड है,
तो ऐसा कहा जरूर गया है कि वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हम फिर भी बार बार बच्चों को यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज इनवर्स ट्री को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी जो हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, √2 cos x by 2 प्लस माइनस √1 प्लस cos x एंड √2 sin x by 2 प्लस माइनस √1 माइनस cos x। मैम फिर से एक नई आइडेंटिटी ट्रिगो की? नहीं, ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है। जिन लोगों को हमारा गोल्डन फॉर्मूला पता है ये वहीं से डिराइव करेगी। ये देखिए, अगर आपको याद है 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। अब ये 2 जो है वो इसके अपॉन में आ गया। ध्यान से समझिएगा इस आइडेंटिटी को, अगर डिराइव करनी ना आए बट आपको ये लर्न करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट करना है तो, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, जो ये स्क्वायर है वो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता ही होता है, राइट। अब देखिए जो वेरिएबल है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, जो नीचे रूट है, जो नीचे का √2 है उसको हमने अलग कर दिया, राइट। अब ये जो √2 है ये वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला गया और आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई √2 cos x by 2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos x। सिमिलरली अगर हम गोल्डन फॉर्मूला यूज करें 1 माइनस cos x, इसीलिए हम उसको गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं क्योंकि वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब बच्चों का सवाल होगा कि मैम क्यों हम डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते 1 प्लस cos x, डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेते 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो x का क्वाड्रेंट है वो डिफाइन किया गया और वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में रहता था। यहाँ पर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया क्योंकि पाई से ज्यादा और 3π/2 से छोटा, तो इस हिसाब से जो x by 2 है उसका क्वाड्रेंट भी बदल गया है। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला ही अपनाना पड़ेगा और इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने याद करना है कि √2 cos x by 2 कैसे निकाला हमने? देखिए 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 इसके अपॉन में गया, इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट लग गया, प्लस माइनस बाहर आ गया, cos x by 2 का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें हमने क्या किया, प्लस माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिया और √2 बाहर ले गया। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास बनकर तैयार हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या समझनी है इसके अंदर कि अगर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज यही डिसाइड करेगा कि आपके पास इसका आंसर हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर याद रखिए x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x by 2 हमेशा उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में होगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी x by 2 इस क्वाड्रेंट में होगा। बहुत जनरल सा रूल है, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो x by 2 उससे पहले क्वाड्रेंट में हमेशा। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ये है 180 और x और ये है 270। अब इसे x by 2 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा x by 2 और ये आपके पास हो जाएगा 135, राइट। तो इसका मतलब 90 से 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। तो अगर आप चाहो तो इस बात को भी रिमेंबर कर सकते हो कि x जिस भी क्वाड्रेंट में होगा x by 2 से पहले वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos का आंसर नेगेटिव ही आएगा, यानी आपके पास इसके बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन x by 2 का आंसर क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है और ये सिंबॉलिक फॉर्म हम पहले से इसके आगे लगाकर चलेंगे, यानी हम इसके साइन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यानी हम जो ये नेगेटिव है इसे यहाँ ले जा सकते हैं, राइट। ये जो नेगेटिव है इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में √1 प्लस cos x इसके इक्वल हो गया और √1 माइनस cos x इसके इक्वल हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर करना है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर x आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में तो x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? उससे पहले वाले में, सॉरी x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो x by 2 से पहले वाले क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंगली हमें ये फॉर्मूला याद करना है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हमें डील करना है सही तरीके से। तो x by 2 है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का आंसर पॉजिटिव आ गया लेकिन cos का आंसर नेगेटिव आ गया। वो जो नेगेटिव यहाँ था वो हम यहाँ ले गए। तो अब आपके पास इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि इसको आपने ये लिखना है और इसको आपने, तो अब डायरेक्टली हम इसे रिप्लेस करेंगे √1 प्लस cos x को -2 √cos x by 2 और √1 माइनस cos x को ये रिप्लेस करेंगे, राइट। चलिए फटाफट से करते हैं इसे। हाँ जी बच्चों, तो ये था हमारे पास √1 प्लस cos x की जगह आ गया -2 √cos x by 2, √1 माइनस cos x की जगह आ गया √sin x by 2, सेम डिनोमिनेटर। ऊपर से अब हमने -2 कॉमन ले लिया और नीचे से -2 कॉमन ले लिया और उसे काट दिया। हमारे पास बचा cos x by 2 माइनस sin x by 2 cos x by 2 अपॉन sin x by 2। जब भी ये प्रेजेंटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, cos x by 2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो पूरा न्यूमरेटर हमने cos x by 2 से और डिनोमिनेटर भी cos x by 2 से डिवाइड कर दिया। जब इसे cos x by 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,
इसे cos x by 2 से डिवाइड करेंगे 10x/2, सेम इसे डिवाइड करेंगे 1, ये आ गया 10x/2। अब ये आइडेंटिटी बन जाती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या आइडेंटिटी? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो हमने 1 इसके इंटू में ऐसे ही लिख दिया, वो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, किसके इक्वल होती है आइडेंटिटी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। तो देखिए आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है खुद जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है इसके अंदर। तो प्लीज बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिक को पूरा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो x की जगह ये और y की जगह ये आ गया आपके पास। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 डिग्री पर। tan इनवर्स से 10 कट जाएगा x/2। ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं 4 क्वेश्चंस में, तो ये भी एक क्वेश्चन आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट आपको चलना पड़ेगा क्वेश्चंस को करते वक्त, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? गिवन दैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऑर्डर हमें दे रखा है 3, a² इज इक्वल टू 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, बिकॉज 1 मार्कर जितना ही काम करना है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ दे रखा है a² इक्वल टू 2a, राइट। आपको जो प्रूव करना है या जो उसकी वैल्यू निकालनी है उसमें डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं, राइट। यहाँ पर भी हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर। अब a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, राइट। यही मतलब होता है a² का 2a। अब आप इन पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लगाकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट अलग अलग। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, के ए का डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट को अगर आपने मल्टीप्लाई करा है और उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो किसके इक्वल होता है? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। नाउ n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर k की जगह पर है 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। n कितना है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3, राइट। इन 2 में डिटर्मिनेंट दिस, राइट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया 8 डिटर्मिनेंट a, इसको यहाँ ले आइए, इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ से? डिटर्मिनेंट a कॉमन है, क्या रह जाएगा? डिटर्मिनेंट a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंगली एक बार ये 0 के इक्वल हो गया और इससे आपकी वैल्यू आ गई 8। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये तब होता है जब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और बहुत क्लियरली उसने बता दिया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बच्चों, राइट। जिसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी है? 8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी हमने आपको जो एमसीक्यूज दिए हैं, एमसीक्यू सीरीज भी एग्जाम्पलर की एक एमसीक्यू सीरीज है, उसमें भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट टाइम कंज्यूमिंग कम है कंपैरेटिवली, राइट। तो हमने क्या किया, बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करा अलग अलग, क्योंकि a² का मतलब यही होता है a इंटू ए। यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा, राइट। और उसके बाद बस हमने नॉर्मल अलजेब्रा लगाया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, टेंजेंट नॉर्मल हो या डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। तो फंक्शन हमें गिवन है, हम इसका क्या ले लेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव। f डैश x कितना निकल आएगा? x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब हमें पता है कि अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि f डैश x लेस देन 0 रहा होगा। अकॉर्डिंगली हमने इसे भी रख दिया लेस देन 0। अब ये साइन x वहां चला गया, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है कि साइन x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इसने क्या बोला था कि जो ये फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज, जो कि हमारे पास आ रहा है f डैश 1 माइनस साइन x। अब हमें बोला था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो f डैश x लेस देन 0 हो गया, यानी 1 माइनस साइन x लेस देन 0। तो यहाँ साइन x आपके पास राइट साइड पे चला गया, तो ये आपके पास बिल्कुल रॉन्ग चीज है, बिकॉज हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन x की वैल्यू -1 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। और यहाँ पर ही क्या कह रहा है, साइन x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू b की एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट। हाँ जी बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लेट r बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहली बात तो नेचुरल नंबर ही आप पुट कर सकते हैं इसमें a और b की जगह। फिर उसने कहा मुझे ऐसे पेयर चाहिए रिलेशन में कि जो a होना चाहिए वो b-2 आए, ठीक है। यानी a जो होगा वो b से 2 कम होगा और b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। यानी ऐसे ही पेयर आएंगे जिसमें b 6 से बड़ा होगा। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें b 6 से छोटा है वो काट दो, यानी ऑप्शन a तो हमारा क्रॉस हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से हमने ऑप्शन b देखा और इसमें b की वैल्यू 8 है, तो अगर हम 8 पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आती है? 6।
यानी हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 6,8, ये रिलेशन में पक्का मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि 8 वैल्यू रखने पर 3 नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ये 1 मार्कर में स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आप ना छोड़ें, राइट। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपने चेकिंग करनी है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर अपना नंबर लाइन बना लेते हैं क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाता है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना पिक्चर फॉर्म में। ये बना लिया हमने। 0 के लेफ्ट के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, x अपॉन मॉडुलस x। अब ध्यान से सुनिए, मॉडुलस के 2 फेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 0 के लेफ्ट में सब नेगेटिव वैल्यूज है, तो यहाँ पर इस मॉडुलस का जो फेस होगा वो नेगेटिव एक्स होगा। यानी यहाँ पर आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत क्लियरली आ गई -1। फंक्शन बोले तो y, यानी y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू 0 और 0 से बड़े के लिए यानी राइट के लिए तो पहले से ही आपको -1 दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 0 के राइट के लिए क्या आंसर आ रहा है, -1। 0 के लेफ्ट के लिए क्या आंसर आ रहा है, -1। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो ये 0 पर तो पक्का पक्का कॉन्टिन्यूस है, राइट। इसके अलावा ये हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है। क्यों, आप 0 के राइट में कोई भी वैल्यू लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5। अब 5 के लेफ्ट में अगर हम चेक करेंगे तो भी -1 आंसर आएगा और राइट में चेक करेंगे तो भी -1 आंसर आएगा क्योंकि y यहाँ फिक्स है -1, राइट। 6 पे चेक करोगे, 7 पर, सबके लिए लेफ्ट और राइट के लिए यही वैल्यू। यहाँ पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही है। सिमिलरली अगर आप 0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल -3 पे चेक करते हो, तो -3 के लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है। इसका मतलब तो ये हुआ अपार्ट फ्रॉम 0 ये जो फंक्शन है, जो हमें ये फंक्शन गिवन है, ये 0 के राइट पे भी हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट की भी हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर x की आप कोई भी वैल्यू पे इस फंक्शन को चेक करोगे, ये फंक्शन सभी पे कॉन्टिन्यूस है बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 दैट्स आल्सो वेरी इजी। आपको ए मैट्रिक्स दिया और के ए मैट्रिक्स इसके इक्वल और आपसे कहता है के ए बी रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, तो के की वैल्यू पहले ए की और बी का, उसने ऑर्डर चेंज कर रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी, अब हमें के ए मैट्रिक्स चाहिए थी, तो बोथ साइड हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के हो गया। और मैट्रिक्स को अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। ये 0 गए, 2 के, 3 के, -4। नाउ के ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हमने इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दिया। अब दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर दो, 3a किसके इक्वल हो गया, 2k के, 2b 3k के और 24 -4 के। यहाँ से k की वैल्यू आ गई -6, यहाँ रिप्लेस करोगे b मिल जाएगा, यहाँ रिप्लेस करोगे a मिल जाएगा। आपको रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, तो पहले k की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। z मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये। हमें बताना है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, कोई भी पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं या 2 पॉइंट्स हैं। तो बनाना पड़ेगा हमें ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटी हटानी पड़ती है। तो ये बन गया 3x + 5y = 15 और ये आपके पास बन गया 2x + 3y = 18। उसके दो पॉइंट्स निकाल लिए बच्चों हमने, दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, 5 रखेंगे तो 0 की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 0। दो पॉइंट्स निकाल लिए, इनको प्लॉट कर लिया। ये आप देख सकते हैं मैंने नाम दिया है AB लाइन और ये मैंने नाम दिया है CD लाइन, क्लियर। अब हमें देखना है इनका शेडेड एरिया कहाँ, वो काम आता है इनइक्वालिटी। तो ये पोर्शन तो आप लोगों को पहले से आता है। इनइक्वालिटी यानी शेडेड एरिया कहाँ आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम AB लाइन की बात करें, हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो AB लाइन पर ना हो। तो 0,0 इस लाइन पर नहीं है, ये उठा के इस इनइक्वालिटी में पुट करो तो ये आ जाएगा 0 बड़ा होता है 15 से। इज इट ट्रू? इट्स फॉल्स। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो जहां से पॉइंट लिया होता है उसके अपोजिट साइड शेड करते हैं। तो अभी हमने लाइन के बिलो पॉइंट लिया था, अब हम लाइन के अबव शेड करेंगे क्योंकि वो ट्रू एरिया है, ये फॉल्स एरिया नीचे वाला, ठीक है। सिमिलरली CD लाइन की बात करते हैं। CD लाइन पर कोई भी ऐसा पॉइंट बताओ जो लाइन पर ना हो। बहुत सारे हैं लेकिन 0,0 उसमें सबसे आसान है। तो हमने यहाँ पर भी 0,0 का x की जगह y की जगह, तो 0 छोटा होता है 18 से, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। तो जहां से आपने पॉइंट लिया था उसी साइड एरिया जाएगा, यानी बिलो द लाइन, है ना। तो हमें शेडेड एरिया जो है वो क्लियर हो गया, जिसे फिजिबल रीजन बोलते हैं। ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब आपने क्या करना होता है, जो फिजिबल रीजन होते हैं उसके कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ने होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आप देखिए, A और ये B और ये C और ये D।
तो ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, 0,3, देन 5,0 और सी पॉइंट है हमारे पास 0,6 और डी पॉइंट है हमारे पास 9,0। इसको हमें z में पुट करना है। ये जो आपके पास z गिवन है, ये जो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन गिवन होते हैं उसके अंदर पुट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें पुट कर दो। सबसे पहले 0,3 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 150। 0,3 पे कितनी आ रही है, 150। फिर 5,0 रखोगे, 5,0 पर कितना आ रहा है आपके पास, सेम 150 आ गया दोबारा से। 0,6 रखोगे, यहाँ पर देखो 0 यहाँ पर और y की जगह 6, तो ये आ जाएगा 300। और 9,0 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 270। तो अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो 300 है और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो ये दोनों। तो इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन दो जगह पर मिनिमम हुआ है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन जो है वो मिनिमम है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय द फंक्शन देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, देखिए अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मैक्सिमाइज प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये इनमें एरियाज मैक्सिमाइज होते हैं। आप एक काम करो, क्योंकि ऑप्शन में भी एरिया ही दे रखा है सीधा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि लिखा है कि एरिया डिफाइन नहीं हो सकता। तो आप फटाफट एक काम करो, मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 10 का 0, x का 1 और सेकेंड वाला एज इट इज, प्लस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह इसने लिया, इसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे -2x इनटू में फर्स्ट एज इट इज, दैट इज 10 प्लस x। ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो f डैश x है वो कुछ इस तरीके से आ गया, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 प्लस एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना होता है, 0 के, तो इसे फटाफट से 0 के इक्वल रख दो। और कभी भी एलसीएम लेने की बजाय बेस्ट तरीका ये होता है कि ये वाली चीज को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर यही रखा हमने, इसको अंदर इंटू करो, ये बन गया 10x प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस जो था वो राइट साइड पे जाके प्लस हो गया और ये आपके डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो हमने जो ये वाली साइड थी इसे राइट साइड पे ले गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जितना टाइम बचा सकते हो उतना टाइम आपने बचाना है, राइट, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होना कि गलती हो जाए। क्लियर। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक सी बनती हुई नजर आएगी आपको। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इक्वल टू 0। एक तो इसमें से 2 कॉमन लेकर आप काट सकते हैं, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिरर ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे तो 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंगली आपके पास x की वैल्यू एक तो -10 आएगी बच्चों और एक 5। -10 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज x क्या है, ट्रेपेजियम की साइड कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो x हमारे पास आ गया 5। अब जनरली तो क्या होता है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें वैल्यू रखकर देखते हैं कि नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमाइज होगा, बट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि एरिया निकला हुआ है। तो इस पर यानी x की वैल्यू 5 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो बस उठाकर x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दो, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ x की वैल्यू अगर रखें तो ये आ गया 15, यहाँ पर 5 रखोगे तो ये आ गया 75। 75 के अगर हम फैक्टर करेंगे बच्चों तो 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 रूट से बाहर आ गया, 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, फटाफट से समझते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अगर आपने एमसीक्यूज करे हैं बच्चों, तो ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसे जरूर चूज करिएगा। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है और कहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी ओपन कर देंगे डायरेक्ट, ए प्लस बी के होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट, माइनस 7a। तो आइडेंटिटी मीन्स 1 होता है मैट्रिक्स में, तो 1 का आप क्यूब कर लो, जो मर्जी पावर कर लो, 1 ही रहती है, तो ये तो आइडेंटिटी ही रहेगी। ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए। नाउ ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया ए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आती है, यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सेम जहां पर मैट्रिक्स चल रही हो वहां आइडेंटिटी का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पर आप ए लिख दो -7a। नाउ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फिर से
ए के इक्वल होगा। ये कितना हो गया 6a प्लस 6a माइनस 7a, ये आ चुका है माइनस a। नाउ हमें पता है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो ये वाली चीज से कट गई और हमारा आंसर कितना आ गया i, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। तो आपने बहुत स्मार्टली चूज करने हैं क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लेने वाले, और फिर चल आपके पास जब टाइम बच जाएगा बाकी क्वेश्चंस में तब आप उसका इस्तेमाल करिए, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन चूज कर जिस पर आपको श्योरिटी है, ठीक है। आपको दे रखा है tan इनवर्स x इज इक्वल टू y और y बताना है, ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। y क्या होती है, रेंज, तो हमने रेंज वाला टेबल लर्न करा है पहली एक्सरसाइज में। तो y की रेंज क्या होती है, -90 से 90 के बीच में ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल का मतलब ही ये होता है कि y की वैल्यू -90 से 90 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसी को ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, यानी वैल्यू -π/2 और π/2 नहीं हो सकती, इसके इन बिटवीन हो सकती है। तो इसमें तो हमारा कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दे रखा है कि फंक्शन है a टू b, ओके, यानी जो डोमेन है हमारी वो क्या है बच्चों, हमारी डोमेन है a सेट और को डोमेन है हमारी ये। अब हमें बताना है कि ये सरजेक्टिव इंजेक्टिव ये सब है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एरो डायग्राम बना लूं तो मेरी डोमेन क्या है 1 2 3 और मेरी को डोमेन क्या है 4 5 6 7। Now 1 is connected with 4, 2 is connected with 5 and 3 is connected with 6. Definitely ये 1 1 तो है, और 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये 1 1 तो है, तो ऐसी कोई भी लाइन जहां लिखा हो 1 1 नहीं है उसे काट सकते हो आप, ठीक है। अच्छा ऑन टू ये बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि जो को डोमेन है उसमें से एक एलिमेंट छूट गया। जब रेंज के अंदर, रेंज क्या है 4 5 6 और को डोमेन क्या है 4 5 6 7, अगर कभी भी को डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट छूट जाए तो ऑन टू नहीं होगा, यानी ये बाइजेक्टिव तो कतई नहीं है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से हो, ऑन टू होने और 1 1 दोनों होने में बाइजेक्टिव हो, और ऑन टू को ही सरजेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन तो ये खैर है ही, लेकिन कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी 1 मिनट के अंदर बड़े आराम से हो सकता है, और हो सकता है लेस देन 1 मिनट अगर आप ट्राई करें। तो देखिए हम बार बार आपको कहेंगे कि अपने पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा और स्मार्टली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन हम चूज करें और कौन से हम छोड़ दें, राइट। तो आप एंड में देखेंगे काफी इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है 14 इंटू ए इनवर्स, तो फटाफट से इसका एडजॉइंट निकाल लो, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 आ गया, -1 आ जाएगा तो ये +1 हो गया 7। एडजॉइंट तो बहुत ही आसान होता है ना, 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का क्या करना होता है, इनके स्पेसेस, इनके प्लेसेस चेंज कर दो 2 3, और ये जो आपके पास दूसरा डायगोनल है इसके साइन चेंज कर दो, तो हो गया -1 1। अब आपके पास क्या निकालना है 14 इंटू ए इनवर्स, 14 इंटू ए इनवर्स यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू दिस, राइट। अब ये इससे कट गया 7, 2 पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4 -2 2 और 6। कौन सी मैट्रिक्स से मैच कर रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए बच्चों इसमें क्या है, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज टेंजेंट टू दिस, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले कर्व टेंजेंट नॉर्मल हो, मैक्सिमम मिनिमम और डेरिवेटिव तो सबसे पहला काम है, तो डेरिवेटिव ले लो। x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² और ये आ गया आपके पास 11। नाउ टेंजेंट से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे, इट्स y इक्वल टू mx प्लस c, और m मीन्स क्या होता है स्लोप, तो यहाँ से ऑन कंपैरिजन आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी जो dy/dx होता है ये भी टेंजेंट की स्लोप होती है, तो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से भी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये 11 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, यानी x की वैल्यू तो आ गई आपके पास +-2। बट इसको देखकर ऑप्शन सी मत कनेक्ट कर देना, पहले ध्यान से देखो। आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा याद रखना जो कर्व की इक्वेशन है उसी में पुट करो। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है -9, ओके ठीक है। अगर हम कर्व में x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है +19। लेकिन क्या ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं? इसको वेरीफाई करने के लिए अब ये दोनों पॉइंट आपने टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन में, तो y की वैल्यू -9 आ रही है, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y 19 नहीं आता, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है,
दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो बहुत ध्यान से एमसीक्यूज को डील करना है बिकॉज गलत ऑप्शंस भी आपके पेपर में दिए होंगे, राइट। चलिए इस सेक्शन का अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स ये है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3i। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से इक्वेट करा और 3i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3003। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। फिर फर्स्ट रो को इससे करा तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ गया। तो आपके पास अब इक्वेट कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 3 एंड दैट इज 0। 0 इक्वल टू 0 तो कुछ लिखने का मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलना है हमारे पास, बिकॉज ये भी 0 आ रहा है आपके पास, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये दोनों चीजें एकदम सेम है। तो इसको अगर हम 3 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो सेम इक्वेशन बनेगी। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है, पहली बात तो जो 1 वाली है वो काट देते हैं, ए और बी कट गया। अब या तो सी ट्रू है या डी ट्रू है। तो आप देखिए डी ऑटोमेटिक कट जाएगा बिकॉज 3 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप चेक भी कर सकते हैं 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है वो यूजफुल रहा हो और आप थोड़ा सा आइडिया लगा सके हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी हमें सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है। हाँ, सिंपल सब्जेक्टिव्स आएंगे थोड़े से, बट सब्जेक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में अच्छा डील करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग प्रोग्रेस।